Hello class 11 students, welcome to today's online class. In today's class we are going to understand about the next topic, which is work energy theorem. It is a very important theorem when we talk about the concept, as well as we'll also understand about what is potential energy, and we'll try to solve one numerical also, and I'll give you one assignment related to it. So our today's topic is work energy theorem. Let us understand that thing. Work energy theorem states that work done by the net force, work energy theorem बोलता है कि work done by the net force acting on a body is equal to the change produced in the kinetic energy of the body. इसका मतलब in a very easy way we can understand that जो भी work done हुआ है, जो भी वर्क डन हुआ है किसी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उस बॉडी में जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है उसके बराबर होगा. एंड आई थिंक वी आर ऑलरेडी नोइंग दिस, already knowing that whatever work is done is going to save, is going to stored in that object in the form of energy. Now here, as we have already understood about kinetic energy in our previous class, so that work done is going to get stored in the form of energy, or we can say that work done will be equal to change in the kinetic energy. How? Let us see the derivation for it. Let us assume that a force, let us assume that a force of, that a variable force, let us take a variable force first of all, so that it can be easy. If it is going to be a constant, then it will come out of there. Let a force F acts on a body of mass m. एक बॉडी है जिसका खुद का मास है m, और उसमें एक फोर्स लग रहा है जो उसको डिस्प्लेस कर रहा है छोटे से डिस्टेंस के लिए. हम छोटा सा डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं. तो अगर हम छोटा सा डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो बोल सकते हैं कि वहां पर फोर्स का वैल्यू है, कुछ कांस्टेंट है वहां पे वैल्यू. छोटा सा डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्टेंस में हम लोग वहां पर वैल्यू रख सकते हैं फोर्स की. पूरे रास्ते भर में उसका फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा था, मगर छोटे से डिस्टेंस के लिए उसकी कुछ वैल्यू मान सकते हैं, वो मान लो f है. और ये फोर्स, इस डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी डायरेक्शन में हुआ है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मान सकते हैं हम. ओके, देन हियर वी कैन से दैट स्मॉल वर्क डन, जो छोटा सा फोर्स ने, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक फोर्स के कारण, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसके कारण स्मॉल वर्क डन हुआ है, मान लो dw. ये होगा, as we already know, work done is equal to force into displacement, तो force into displacement ds, छोटा सा displacement, small displacement. As the force and the displacement are in the same direction, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा is equal to 0, cos 0 is equal to 1, so small work done is equal to f into ds. Now by Newton's law we already know force is equal to mass into acceleration, and acceleration is change in rate of change of velocity, so dv by dt. So if we put this value of f dv by dt into m, तो हमें मिलेगा dw is equal to m dv by dt into ds. इस ds को मैं ds by dt बना देता हूँ और dv को पीछे ले लेता हूँ, as we have already done previously. इस क्लास के पहले ही हमने ये वाला करके देख चुके हैं. So dw is equal to mv dv. ये ऐसा क्यों किए? क्योंकि वेलोसिटी विल चेंज, फोर्स चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज होगा. हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा. इफ अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, अब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को जीरो नहीं मान रहे, हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u थी और बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई. सो वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम 0 टू कंप्लीट वर्क, वर्क डन w, और इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डी, कहां से कहां तक? u से v तक. तो m कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा. वेलोसिटी चेंज हो रहा था जो कि इंटीग्रेट होगा dv के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है?
x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ v के पावर में कुछ नहीं है, मतलब वन है, यानी कि v टू द पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, यानी v स्क्वायर अपॉन टू। फिर कहां से कहां इंटीग्रेट किए, अपर लिमिट v रहा, लोअर लिमिट u रहा। अब हम क्या करेंगे, वन अपॉन टू का ये टू कांस्टेंट है, बाहर ले आए, m अपॉन टू बचा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट u और v रहा। वर्क डन इज इक्वल टू m अपॉन टू, अपर लिमिट की वैल्यू पहले रखते हैं v स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं u स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब हमें मिल रहा है w वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन टू, या हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर है क्या, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, यानी कि जो भी वर्क डन हुआ वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। सो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम in terms of the exam. So now let us see a numerical related to it. A bullet weighing 10 gram is fired with a velocity of 800 meter per second. एक बुलेट है जो सिर्फ 10 ग्राम की है, वेट है उसका, सॉरी मास है उसका 10 ग्राम, और उसकी वेलोसिटी जब गन से निकली उस समय उसकी वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल, एक मिट्टी की दीवार से जब वो पास हुई तो 1 मीटर थिक वो वॉल है, 1 मीटर चौड़ा वो वॉल है, उसके अंदर जब गई तब उसकी वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 मीटर की दीवार में बुलेट आई पड़ी, और जब बाहर निकली बुलेट, तब बुलेट जब बाहर निकली तब उसकी वेलोसिटी हो गई थी 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, ये है वो दीवार, ये कितनी है, ये 1 मीटर चौड़ी है, ये 1 मीटर चौड़ी है, ठीक। और इसमें जब एक बुलेट आया, ये 800 मीटर से आया, मगर इस 800 मीटर से ये अंदर घुसा और 1 मीटर ट्रेवल किया, और बाहर जब निकला तब इसकी वेलोसिटी हो गई थी 100 मीटर पर सेकेंड। तब इसकी वेलोसिटी हो गई थी 100 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस, अब बोलता है फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड। मतलब पूछ क्या रहा है, कितना फोर्स। अब देखो उसकी वेलोसिटी कम हुई, यानी कि एक रिटार्डेशन हुआ। रिटार्डेशन कब होगा, जब उसमें कोई रेजिस्टेंस फोर्स काम करेगा। कौन सा रेजिस्टेंस फोर्स है, ऑफ कोर्स उसको रोकने वाला फोर्स, जो उस पे फोर्स लगाएगा दीवार भी खुद फोर्स लगाएगा बुलेट के ऊपर, तब जाके तो उसकी वेलोसिटी रुकेगी। तो हम क्या करते हैं, वो फोर्स निकालने के लिए गिवन पहले लिखते हैं, मास है 10 ग्राम जो कि केजी में हो जाएगा 0.01 केजी, अरे डिवाइड बाय 1000। उसकी पहले वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 800 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड जब बाहर निकला वो दीवार से, और जब दीवार से घुसा और दीवार से बाहर निकला तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, क्योंकि जितनी उस दीवार की चौड़ाई थी 1 मीटर। पता करना है रेजिस्टेंस फोर्स बाय द वॉल, यानी कि F मान लेते हैं उसको। सो वी ऑलरेडी नो वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वॉल। अभी हमने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम में जितना वर्क डन किया हो गया होगा। अब देखो वॉल भी, वो जो दीवार है वो रोक रहा है बुलेट को, रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी कि फोर्स लगा रहा है, वर्क डन हो रहा होगा उसके द्वारा। जो वर्क डन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ले आएगा, डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ की बुलेट की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, या बोल लो चेंज हो रही है। तो वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वॉल, जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो F मान लेते हैं। तो जितना डिस्टेंस उसके अंदर बुलेट ट्रेवल किया उतने दूर तक इसमें वो फोर्स लगते रहेगा, तो F इंटू एस वो वर्क डन हो गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, जो कि डिक्रीज भी है, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अभी देखा हमने, हाफ m को बाहर निकाल देता हूं। अच्छा डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस वॉल का थिकनेस कितना था 1 मीटर, तो 1 रख दिया मैंने, हाफ m, अब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बचा, सबकी वैल्यू रख देते हैं। ये 1 f के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 बन गया, हाफ इंटू 0.01 मास की वैल्यू, v की वैल्यू जब फाइनल वेलोसिटी 100 स्क्वायर, u की वैल्यू माइनस 800 स्क्वायर, माइनस के बाद 800 मीटर पर सेकंड उसकी वैल्यू थी, स्क्वायर भी लगेगा साथ में। f इज इक्वल टू 0.01 अपॉन 2 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000 और 800 का स्क्वायर
हुआ 6,40,000, ठीक, माइनस किए तो हमको मिला 6,30,000, मगर नेगेटिव में मिलेगा, याद रखना, ठीक है, नेगेटिव के बारे में बाद में बात करेंगे। डिवाइड किए 2 से तो हमको मिला 3,15,000 इंटू, माइनस में रहेगा ये क्योंकि माइनस साइन है, 0.01, 0.01 को मल्टीप्लाई किए तो हमको ये फोर्स मिल रहा है, ये वो फोर्स है जो वॉल लगा रहा है बुलेट के ऊपर, वो होगा -3,150 न्यूटन का, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। किसकी? बुलेट की वेलोसिटी, जब वो बाहर निकलेगा तो। अब इसके आंसर को कैसे लिखेंगे? रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ 3,150 न्यूटन इज ऑफर्ड बाय द मड वॉल, इतना फोर्स वो लगाएगा बुलेट के ऊपर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ द बुलेट। हाँ, यहाँ बताना नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पे, कि ये रेजिस्टेंस फोर्स है, ये मोशन के अपोजिट लग रहा है, बुलेट का जो मोशन हो रहा है उसके अपोजिट लग रहा है, तभी इसको हमने नेगेटिव लिखा है। सो दिस वाज वन क्वेश्चन। This kind of question is asked related to this topic. Very easy question as well as a conceptual one. Assignment I am going to you. Try to solve this assignment. It is also very easy. Only the words are big. एक न्यूट्रॉन की बात हो रही है। न्यूट्रॉन एक सबएटॉमिक पार्टिकल होता है। ये न्यूट्रॉन का भी मास होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। देखो बहुत कम है। Is moving with speed of 7 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा स्पीड में ये ट्रेवल कर रहा है और ये ट्रेवल करते हुए किसी चीज से टकराता है मान लो, तो सबसे पहले तो आप इसकी पहले जो काइनेटिक एनर्जी वो निकालो और द एवरेज फोर्स इट विल एक्सर्ट इन एंटरिंग अ बॉडी टू द डेप्थ ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। और मान लो यही न्यूट्रॉन किसी बॉडी पे टकराता है और 0.01 सेंटीमीटर तक अंदर जाता है, तो बताओ कितना फोर्स लगा रहा है ये। ट्राई टू solve this question. This question is also very easy, only the numbers are different. So now when we have understood about the kinetic energy and terms related to it and a theorem also, then we will move to the next topic, which is potential energy, which we have already understood in class 9th. Same it is, potential energy is the energy stored in the body or a system by the virtue of its position, shape or size, या बोल सकते हैं configuration। नहीं समझ में आया? चलो अभी देख लो, आसान है। क्या बोलते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ हाइट पे रख दिया, कुछ हाइट पे रख दिया, छत पे रख दिया या कहीं किसी हाइट पे लटका दिया। अब वहां से वो जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा? वो क्या कर सकता है? किसी प्रकार का वर्क डन कर सकता है। तो अगर कोई काम कर सकता है, कोई वर्क डन कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें पहले से कोई एनर्जी होगी। वो कौन सी एनर्जी है जिसपे ये जो इस ऑब्जेक्ट पे आ गई थी जब इसको मैं किसी अलग पोजीशन में रख दिया, किसी हाइट पे रख दिया या इसके साइज को चेंज कर दिया, इसके शेप को चेंज कर दिया, तो ये कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ऐसी एनर्जी जो उसके पोजीशन, शेप और साइज या कॉन्फ़िगरेशन से आती है उस बॉडी में, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सर कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है? हाँ, एग्जांपल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट ऑन अ रूफ व्हेन इट फॉल्स डाउन इट कैन डू सम वर्क। अभी जो एग्जांपल बताया। साथ ही जब हम डैम में वाटर स्टोर्ड इन द डैम अप टू अ हाइट, जब हम डैम में एक बांध में पानी को स्टोर करके रखते हैं बहुत हाइट तक, और फिर वहां से जब उसको रिलीज करते हैं तो वो पानी नीचे गिरकर क्या कर सकता है? एक टरबाइन को घुमा सकता है और वो टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने लगती है। तो वो कौन सी एनर्जी थी जो स्टोर्ड वाटर में है, डैम में स्टोर्ड वाटर में? वो है पोटेंशियल एनर्जी। वो हाइट गेन कर रहा है और एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। इसी प्रकार से आप एक स्प्रिंग को दबा के रख दिए, उसके साइज को, उसके शेप को आपने चेंज करके रखा है। अब ये स्प्रिंग जब रिलीज होगा तो किसी प्रकार का वर्क डन कर सकता है, फोर्स लगा सकता है, किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट भी कर सकता है, ये एक वर्क डन कर सकता है। और ये वर्क डन कैसे हुआ? क्योंकि उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हुए एग्जांपल। पोटेंशियल एनर्जी भी दो प्रकार की अभी हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम 9th में पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको भी समझ लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाओ, अब इसमें एक प्रकार की एनर्जी स्टोर हो गई, जो मैं इसको रिलीज करूंगा वैसी वो एनर्जी
कोई वर्क डन करके बता सकती है, किसी चीज से नीचे टकराएगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। हाँ, ये बात को हम लोग अभी देखेंगे अगले अगले क्लास में। तो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर पहुंच जाए वो, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनता है। वर्क डन टू लिफ्ट द बॉडी अप बाय हाइट h, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था जिसका वेट था w इज इक्वल टू m इंटू जी, उसको h हाइट ऊपर कर दिया, तो कितना वर्क डन हुआ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सर, F फोर्स लगेगा। अरे वेट के अपोजिट फोर्स लगाकर इसको ऊपर पहुंचा दिया हमने, वेट के अपोजिट फोर्स लगाकर ऊपर पहुंचा दिए h डिस्टेंस में, तो F इंटू एच के बराबर, यही F जो है वो वेट के बराबर mgh, यानी कि ये जो वर्क डन हुआ है, दिस वर्क डन इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज स्टोर्ड एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यही वर्क डन होगा जो कि m इंटू जी इंटू एच, जिसमें से मास है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, और h है हाइट इन मीटर। सो हमारा अब नया फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू h हाइट, mgh। याद रहेगा, याद रखना है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। टुडे वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी में चेंज वर्क डन के बराबर होगा, और एक न्यूमेरिकल करके देखिए, पोटेंशियल एनर्जी भी समझ लिए। अ शॉर्ट explanation for today, and the rest of thing will cover up later on. Keep studying. Have a nice day.